33 साल तक अपनी कमर तोड़ने के बाद और बदले में 1 रुपया भी एक्स्ट्रा न मिलने पर सवित्री ने मजबूरी में उस सुनसान पहाड़ी पर बनी टूटी हुई पत्थर की कुतिया को अपनी तनख्वाह के रूप में स्वीकार कर लिया। ये एक ऐसी जगह थी जहां पहाड़ी बकरियां भी रहना पसंद नहीं करती थी, लेकिन वहां की पहली ही रात उसे एक खौफनाक राज के सबूत मिलने वाले थे जो उस पहाड़ की गहराइयों में दफा थे। सवित्री अभी ये नहीं जानती थी कि वो टूटी हुई कुतिया कोई तोहफा नहीं थी, बल्कि एक जाल था। और वो परिवार जिसने दशकों तक उसका खून चूसा था, वो सच को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। नीचे कमेंट्स में हमें अपना नाम जरूर बताएं। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। अब जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए और चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक पुरानी लोडिंग जीप ने सवित्री देवी और उसके 4 बच्चों को पहाड़ी के नीचे उतार दिया। वहां पास ही में एक जंग लगा बोर्ड लगा था जिस पर मुश्किल से पथरी गांव लिखा हुआ था। ऊपर काले बादलों और नुकीले पत्थरों के बीच उन्हें उस पुराने घर की परछाई दिख रही थी जो पहाड़ पर किसी पुराने घाव की तरह लग रहा था। जीप वाले ने बिना कुछ बोले उन्हें कप्तों से भरे 2 भारी थैले पकड़ाए और वहां से गाड़ी मोड़कर चला गया। कच्ची सड़क की धूल उनके फटे हुए जूतों पर जम गई। बच्चों ने दर्री हुई आंखों से ऊपर देखा। ईशा जो सबसे बड़ी थी और 14 साल की थी, उसने सबसे छोटे तेजस को उठा रखा था जो मुश्किल से 5 साल का था। जुड़वा भाई रोहान और रितेश जो 11 साल के थे, वो कपड़ों के थैलों से ऐसे चिपक गए जैसे उन्हें डर हो कि वो दुनिया के किनारे से गिर जाएंगे। काली घटी की चोटियों से बर्फीली हवा चल रही थी जिसमें चीड़ के पेड़ों और गीली मिट्टी की महक थी। ऐशा ने कांपती हुई आवाज में पूछा कि क्या वो सच में वहां ऊपर रहने वाले हैं। सवित्री ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने होंठ दबाए और उस पुरानी जैकेट को कसा जो उसके कंधों पर थी। 33 साल तक उसने ठकुर परिवार की बड़ी हवेली में काम किया था। उनकी सफाई की, खाना बनाया, उनके बच्चों और पोतों को पाला बिना एक भी छुट्टी लिए और बिना एक भी रुपया जोड़ पाए। जब 4 साल पहले उसी हवेली में उसका पति जयंत भारी दोपहर में लकड़ी के भारी लत्थे उठाते वक्त हार्ट अटैक से मर गया था, तब भी सवित्री काम करती रही। वो और करती भी क्या, 4 बच्चों का पेट पालना था और जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। 3 हफ्ते पहले उसने आखिरकार हिम्मत जुटाकर मलकिन ठाकुरैन गायत्री देवी से अपनी पेंशन मांगी थी। ठाकुरैन ने उसे ऐसे देखा था जैसे उसने आसमान से चांद मांग लिया हो। वो जोर से हंसी और बोली कि पेंशन का ख्याल भी बेकार है। उसने कहा कि उनके पास नगद पैसे नहीं है और सवित्री जानती है कि मंदी का दौर है, लेकिन सवित्री अड़ी रही। उसने उन्हें अपने 33 साल की वफादारी की याद दिलाई। ठाकुरैन ने उस बीच में ही टोक दिया, एक ऐसी मुस्कुराहट के साथ जो उनकी ठंडी आंखों तक कभी नहीं पहुंची। उन्होंने कहा कि वो सवित्री पर एक एहसान करेंगी। उन्होंने उस छोटी सी पत्थर की कुतिया के बारे में बताया जो काली घटी की चोटी पर बनी थी। उन्होंने कहा कि कोई वहां नहीं रहता और अगर वो चाहे तो वो घर उसका हो सकता है, और अगर नहीं तो फिर उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। सवित्री को वो अपमान किसी भारी पत्थर की तरह छाती पर लगा, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने हां कर दी। अब जैसे ही उसने उस खड़ी चढ़ाई वाले रास्ते पर चलना शुरू किया, एक हाथ में थैला और दूसरे में तेजस का हाथ पकड़े हुए, उसे 2 गांव वालों की हंसने की आवाज सुनाई दी जो लकड़ियां लेकर नीचे आ रहे थे। उनमें से एक ने इशारा किया और कहा कि ये लोग तो भूतिया कुतिया की तरफ जा रहे हैं। दूसरा हंसा और बोला कि उस जगह पर तो जंगली जानवर भी नहीं सोते। सवित्री ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। बच्चे उसके पीछे पीछे हाँफने लगे। रास्ता बड़े बड़े पत्थरों और कांते दार झदियों के बीच से होकर जाता था। हर कदम के साथ हवा और तेज होती गई। ऊपर पहुंचने में उन्हें करीब 1 घंटा लग गया। वो घर पत्थरों के बीच से ऐसे निकला था जैसे वो पहाड़ का ही हिस्सा हो। वो चौथा था खुरदुरे पत्थरों और सटती हुई लकड़ी से बना हुआ। उसका दरवाजा दीमक खा चुकी थी और एक अकेली खिड़की थी जिस पर शीशा नहीं बल्कि टूटी हुई लकड़ी के फट्टे लगे थे। छत जंग लगी टीन की चादरों से बनी थी जो लग रहा था कि अगली आंधी में उड़ जाएंगी। उनके चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। न कोई पक्षी, ना कोई कीड़ा, ना कोई इंसानी आवाज, सिर्फ हवा की साए साए। सवित्री ने दरवाजे को धक्का दिया। वो एक लंबी चीख के साथ खुला जैसे वो खुलना ही ना चाहता हो। अंदर से सीला गीली मिट्टी और वीरानी की बू आ रही थी। फर्श कच्ची मिट्टी का था और अंदर बर्फ जैसी ठंड थी। वहां कोई फर्नीचर नहीं था,
सिर्फ कोने में एक पुराना लोहे का तसला उल्टा पड़ा था और छत से एक टूटी हुई लकड़ी लटक रही थी। पत्थर की दीवारों से पानी रिस रहा था। बच्चे धीरे धीरे अंदर आए और एक दूसरे से चिपक कर खड़े हो गए। रोहन बड़बड़ाया कि यहां से गंदी बू आ रही है। रितेश ने धीरे से कहा कि यहां तो सोने के लिए बिस्तर भी नहीं। निश्चय नहीं। ईशा ने तेजस को गले लगाया, जो धीरे धीरे रोने लगा था। सवित्री ने थैले नीचे गिराए और उस खंडहर के बीच में सुन खड़ी हो गई। एक पाल के लिए उसके अंदर कुछ टूटने लगा। वो चिल्लाना चाहती थी, वो तब तक रोना चाहती थी जब तक उसके अंदर कुछ न बचे। लेकिन तभी उसे तेजस का छोटा सा हाथ महसूस हुआ जो उसकी सरी को पकड़े हुए था। बख्याई ने उसे रोने से मना किया। सवित्री ने अपनी थूक निकली हाथ के पीछे से अपनी आंखें पोंछी और एक ऐसी मुस्कुराहट जबरदस्ती चेहरे पर लाई जिससे उसकी रूह दुख गई। उसने कहा कि वो रो नहीं रही है, बस ठंड लग रही है। वो लकड़ियां ढूंढने बाहर गई जबकि बछौन ने अंधेरे कोनों को देखना शुरू किया। उसे दरवाजे के पास कुछ सूखी टहनियां मिली और वो उन्हें अंदर ले आई। उसने उस पुराने लोहे के तसले में आग जलाई, एक कपड़े का टुकड़ा इस्तेमाल करके जो यूस थैले में मिला था। आग धीरे धीरे जली और उसमें से चटपट की आवाजें आने लगी। पहाड़ों में रात जल्दी होती है। ठंड जानलेवा हो गई थी। वो पांचों उस तसले के चारों तरफ सिमट गए, अपनी जैकेट्स और पुरानी फाती हुई कंबलों में लिपटे हुए। दीवारों की दरारों से हवा सीटी बजाती हुई आ रही थी, जिससे एक अजीब सी आवाज पैदा हो रही थी, जैसे कोई लगातार रो रहा हो। ईशा ने धीरे से कहा कि ये घर रो रहा है। सवित्री ने उसे बताया कि ये सिर्फ हवा है, लेकिन उसे भी वही महसूस हो रहा था। वो घर खाली नहीं था। सच में नहीं। दीवारों में कुछ था, उस भारी हवा में, उस पुरानी उदासी की महक में कुछ ऐसा जो उस धीरे से बता रहा था कि वो यहां दुख भोगने वाले पहले लोग नहीं हैं। तेजस उसकी गोद में सो गया। जुड़वा बच्चों की आंखें भी जाड़ ही बंद हो गई। ईशा ने नींद से लाड़ने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार थकान से हार गई। सवित्री हालांकि सो नहीं सकी। वो उन परछाइयों को देखती रही जो आग की वजह से पत्थर की दीवारों पर नाच रही थी। और तभी उसने उसे देखा। सबसे दूर वाली दीवार पर, जहां रोशनी मुश्किल से पहुंच रही थी, वहां कुछ खुदा हुआ था। अक्षर, शब्द। वो धीरे से उठी, कोशिश करते हुए कि बच्चे ना जागे, और हाथ में एक जलती हुई लकड़ी लेकर करीब गई। वो अक्षर बेढंगे थे, पत्थर पर किसी नुकीली चीज से खुरचे गए थे, शायद किसी कीलिया चाकू से। वहां लिखा था, उन्होंने मुझे भी यहां छोड़ दिया। सवित्री का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने रोशनी थोड़ी नीचे की ओर पढ़ना जारी रखा। अगली लाइन में लिखा था, जिंदगी वहां खत्म नहीं होती जहां दाढ़ शुरू होता है। और थोड़ा और नीच, जिसे वक्त ने धुंधला कर दिया था, वहां लिखा था, अगर मेरे बाद कोई यहां आए तो कोने में उस चपटे पत्थर के नीचे देखना। सवित्री ने मुड़कर उस कोने को देखा जिसकी तरफ वो संदेश इशारा कर रहा था। वहां कच्ची मिट्टी के फर्श में आधा धंसा हुआ एक चपटा सा पत्थर था जो बाकी पत्थरों से बड़ा था। वो घुटनों के बल बैठ गई। कांपते हुए हाथों से उसने पत्थर के आसपास की मिट्टी खोदना शुरू की। मिट्टी सख्त थी, सालों की उपेक्षा से जम गई थी, लेकिन कुछ मिनट्स बाद उसने उसे हिलाकर ढीला कर दिया। उसके नीचे एक छोटी सी खोखली जगह थी और उस गड्ढे में एक पुराने मोमजमे कपड़े में लिपटा हुआ एक लोहे का छोटा संदूकची रखा था। सवित्री ने उसे सावधानी से बाहर निकाला। वो हल्का था। उसने उसे खोला। अंदर एक तहा लगा हुआ पीला पड़ चुका खत था जो धुंधली स्याही से लिखा था, और उसके बगल में हाथ से बना हुआ एक नक्शा था। सवित्री ने कांपते हुए हाथों से उस खत को खोला और आग की थरथराती रोशनी में पढ़ना शुरू किया। लिखावट हिली हुई थी, लेकिन संदेश साफ था। उस औरत ने लिखा था कि उसका नाम सुधा है। उसने ठाकुर परिवार के लिए 25 साल काम किया था। उसने लिखा था कि उन्होंने यूं एक घर, तनख्वाह और इज्जत देने का वादा किया था, लेकिन बदले में उन्होंने उसे ये बर्फीली झुपड़ी दी। उन्होंने उसे तब तक वहीं छोड़ा जब तक वो बीमार नहीं पड़ गई, जब तक वो इतनी कमजोर नहीं हो गई कि पहाड़ से नीचे उतर सके। कोई नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा। उसने चेतावनी दी थी कि अगर कोई ये पढ़ रहा है तो ठाकुर परिवार ने उनके साथ भी वही किया है। उसने पढ़ने वाले से भीख मांगी कि वो उन्हें भूलने न दे जैसे दुनिया उसे भूल गई थी। उसने लिखा कि पहाड़ पर कुछ है, कुछ ऐसा जिसके बारे में वो परिवार नहीं चाहता कि किसी को पता चले। उसने सवित्री से कहा कि वो उसे धुंधे उसका इस्तेमाल करे और हार न माने। सवित्री को एक ऐसी ठंड महसूस हुई
जिसका सड़ हवाओं से कोई लेना देना नहीं था। उसने हाथ से बने नक्शे को देखा। उसमें वो कुतिया बनी थी, वो रास्ता बना था, और थोड़ा और ऊपर पहाड़ी की चोटी पर एक जगह पर कांता लगा हुआ था। उस निशान के बगल में सिर्फ एक शब्द लिखा था, सच। बाहर हवा और जोर से रोने लगी और घत्ती के अंधेरे में पत्थरों के बीच कुछ तुतने की आवाज आई। सवित्री उस रात सो नहीं सकी। वो बुझती हुई आग के पास बैठी रही। सुधा का खत उसके हाथों में था और नक्शा उसके घुटनों पर। उस मरी हुई औरत के शब्द उसके दिमाग में खतरे की घंटी की तरह गूंज रहे थे। वो सोचने लगी कि सुधा ने कितना वक्त उस पत्थर के पिंजरे में अकेले बिताया होगा, मदद के इंतजार में जो कभी नहीं, न कि ये सोपानी आई। कितने दिन, कितने महीने। सवित्री ने अपने सोते हुए बच्चों को देखा। ईशा मुश्किल से सांस ले रही थी। धूल की वजह से उसकी सांस की पुरानी तकलीफ बढ़ गई थी। जुड़वा बच्चे गर्माहट के लिए एक दूसरे से चिपके हुए थे। तेजास नींद में भी कांप रहा था। उसने उसी वक्त फैसला किया कि वो इस घर को इनकी कब्र नहीं बनने देगी। उसने खट और नक्शे को अपने ब्लाउज के अंदर छुपाया, बिल्कुल अपनी त्वचा से लगाकर, और बच्चों के पास लेट गई। उसने अपनी आंखें तभी बंद की जब सुबह की रोशनी दरवाजे की दरारों से अंदर आने लगी। तेजास के रोने की आवाज से उसकी आंखें खुली। वो भूखा था, वो सब भूखे थे। सवित्री उठकर बैठी। सख्त फर्श की वजह से उसका बदन टूट रहा था। उसने कपड़ों के थैले चेक किए। उनके पास सिर्फ 3 सूखी हुई रोटियां, थोड़ा सा गुड़ और आधा बोतल पानी बचा था। उसने रोटी के छोटे टुकड़े किए और गुड़ बांध दिया। बखों ने खामोशी से खाया, बिना कोई शिकायत किए, लेकिन सवित्री उनकी आंखों में दर्द देख सकती थी। रोहान ने बहुत धीमी आवाज में पूछा कि उन्हें असली खाना कब मिलेगा। सवित्री ने वादा किया कि वो जाल ही लाएगी। उसने उन्हें बताया कि वो नीचे गांव में काम ढूंढने जा रही है। उसने उन्हें हिदायत दी कि वो अंदर ही रहें और घर का ध्यान रखें। ईशा ने उठने की कोशिश की, ये कहते हुए कि वो भी साथ चलेगी, लेकिन सवित्री ने उसे रोक दिया। उसे ईशा की जरूरत थी अपने भाइयों का ध्यान रखने के लिए। ईशा ने होंठ दबाए, लेकिन हाँ में सर हिला दिया। सवित्री ने अपनी जैकेट को कसकर बांधा, तसल्ली की कि वो खट सुरक्षित है, और बाहर निकली। नीचे जाने वाला रास्ता उसकी याद से ज्यादा खतरनाक था। फिसलने वाले पत्थर उसकी चप्पलों के नीचे से सरक रहे थे। 2 बार वो खाई में गिरते गिरते बची। जब वो गांव पहुंची तो सुबह के 10 बज रहे थे। पथरी गांव में ईंट से बनी कुछ इमारतें थी, जो एक छोटे से चौक, एक बैंड पड़े मंदिर और एक किराने की दुकान के आसपास सिमटी हुई थी। वहां एक साइकिल की दुकान थी, एक बैंड पड़ा ढाबा और एक अकेला फोन बूथ था। चौक में 3 औरतें एक सूखे हैंडपंप के पास बातें कर रही थी। सवित्री सावधानी से उनके पास गई और नमस्ते किया। औरतों ने यूं ऊपर से नीचे तक देखा। उनमें से एक, जो थोड़ी भारी थी और जिसकी आंखों में शाक था, वो कुटिलता से मुस्कुराई। उसने पूछा कि क्या सवित्री वही है जो पहाड़ी वाली कुतिया में रहने आई है? सवित्री ने हां में सर हिलाया और कहा कि वो काम ढूंढ रही है, कुछ भी, सफाई खाना बनाना या झाड़ू पोछा। दूसरी औरत, जो दुबली पतली थी और जिसने कसकर चोटी बांधी थी, उसने बीच में ही टोक दिया। उसने कहा कि यहां कोई काम नहीं है, खासकर बाहर वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं। सवित्री ने समझाया कि वो बाहर वाली नहीं है, वो बगल के जिले से है और उसने सालों तक ठाकुर हवेली में काम किया है। तीनों औरतों ने एक दूसरे को देखा। भारी वाली औरत धीरे से हंसी। उसने कहा कि जाहिर है यह ठाकुर परिवार का ही काम है। उसने कहा कि वो लोग अपने नौकरों के साथ बर्ताव करना बखूबी जानते हैं। सवित्री ने पूछा कि उसका क्या मतलब है। औरत ने कहा कि कुछ नहीं, बस इतना कि सवित्री पहली नहीं है जिसे उन्होंने उस कुतिया में भेजा है। उसने बताया कि कुछ साल पहले एक और औरत थी जिसका नाम सुधा था। वो भी उनके लिए काम करती थी। वो भी उस पहाड़ी पर पहुंची और वो भी कभी वापस नीच नहीं आई। औरत ने बात पूरी नहीं की, बस तरस खाते हुए अपना सर हिलाया। सवित्री को अपने पेट में एक गांठ महसूस हुई। उसने पूछा कि सुधा को क्या हुआ। दुबली औरत ने कहा कि वो बीमार पड़ गई थी, यूं खून की खांसी होती थी। वो मदद मांगने कुछ बार नीचे आई थी, लेकिन कोई भी ठाकुर परिवार से दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। एक दिन उसने नीचे आना बंद कर दिया। लोग कहते हैं कि वो उस घर में अकेले मर गई। उन्हें कभी लाश नहीं मिली। उसके बाद जो सन्नाटा छाया वो किसी बोझा की तरह भारी था। सवित्री ने पूछा कि क्या ठाकुर परिवार उसे ढूंढने आया था। दुबली औरत ने नफरत से नाक सिकोड़ी।
उसने कहा कि ठाकुर लोग कभी पथरी गांव नहीं आते, उनके लिए ये गांव मायने नहीं रखता, और जो लोग उनके लिए काम करते हैं वो भी मायने नहीं रखते। सवित्री ने थूक निकली अपनी मुट्ठी अपनी जेब के अंदर बैंड की। उसने पूछा कि क्या कोई ऐसी जगह है जहां उसे उधार पर राशन मिल सके। उसने अपने 4 बच्चों का वास्ता दिया। भारी औरत ने भरी और लाला राम प्रसाद की दुकान की तरफ इशारा किया। उसने कहा कि वो उनसे पूछ ले, लेकिन किसी चमत्कार की उम्मीद ना रखे, क्योंकि गांव में हर कोई कंगाल है। सवित्री ने उनका धन्यवाद किया और दुकान की तरफ बढ़ गई। वो एक अंधेरी दुकान थी जहां आधी अलमारियां खाली थी। लाला राम प्रसाद एक झुके हुए बुजुर्ग थे जिन्होंने उसे शक की नजर से देखा। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती उन्होंने कहा कि वो अजनबियों को उधार नहीं देते। सवित्री ने उनके आगे हाथ जोड़े कहा कि उसके बच्चे भूखे हैं और वादा किया कि जैसे ही उस काम मिलेगा वो पैसे चुका देगी। बुजुर्ग ने कहा कि यहां कोई काम नहीं है और यूस कहीं और जाने को कहा। सवित्री ने कहा कि वो नहीं जा सकती, उसके पास बस की टिकट के लिए पैसे नहीं हैं। बुजुर्ग ने एक पल के लिए उसे गौर से देखा, फिर एक गहरी सांस ली। उन्होंने काउंटर पर दाल का एक पैकेट चवाल और कुछ बिस्किट के पैकेट रख दिए। उन्होंने कहा कि बस इतना ही मिलेगा और जब हो सके तब पैसे दे देना, लेकिन चेतावनी दी कि दोबारा मांगने मत आना। सवित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने उनका शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि भगवान उन्हें इसका फल देंगे। वो वापस पहाड़ की तरफ चढ़ी रशान को अपनी छाती से लगाए हुए। सूरज सर पर था और पसीना उसकी पीठ पर ठंडा पड़ रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। जब वो कुतिया पहुंची तो बच्चों ने गले मिलकर उसका स्वागत किया। तेजाज चिल्लाया कि मां आ गई। सवित्री ने उस पुराने तसले में आग पर दाल चावल बनाए। नमक नहीं था, लेकिन कम से कम वो गर्म खाना था। बच्चों ने भूखे भेदियों की तरह खाया। ईशा खाते हुए रो रही थी और धीरे से शुक्रिया बोल रही थी। उस दोपहर जब बच्चे घर के आसपास पत्थरों में खेलने गए, सवित्री ने नक्शे को बाहर निकाला और ध्यान से देखा। वो कांता उत्तर दिशा में लगा था, पहाड़ी के ऊपर, शायद एक घंटे की चढ़ाई पर। वो सोचने लगी कि वहां क्या है और सुधा ने उसे सच क्यों कहा था। उसने फैसला किया कि वो अगले दिन जाएगी सूरज निकालने से पहले, जब बच्चे सो रहे होंगे। लेकिन उस रात जब सब सो रहे थे, रोहन अचानक हड़बड़ा कर उठ गया। उसने सवित्री का हाथ हिलाया, दर में फुसफुसाते हुए। उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है। उसने कहा कि उस कुछ सुनाई दे रहा है, जैसे कोई दीवार के अंदर खुरच रहा हो। सवित्री उठकर बैठी, अपने कान तेज किए, और तभी उसे भी सुनाई दिया एक धीमी लगातार खुरचने की आवाज जो पीछे वाली दीवार से आ रही थी, वही दीवार जहां उसे वो लिखा हुआ संदेश मिला था। वो उठी, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। आग से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और पत्थर के पास गई। आवाज बैंड हो गई। उसने पत्थर पर हाथ रखा, वो ठंडा था, लेकिन तभी उस कुछ अजीब महसूस हुआ, एक बहुत हल्की हवा की लहर जो एक दरार से आ रही थी। उसने पत्थर को ताकत से धक्का दिया। वो हिला नहीं। उसने दूसरे को कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। लेकिन तीसरे पत्थर पर उसे लगा कि वो थोड़ा सा हिला है। उसने ईशा को मदद के लिए बुलाया। दोनों ने मिलकर धक्का दिया। पत्थर एक घिसने की आवाज के साथ अंदर की तरफ खिसका और उसके पीछे एक छेद खुल गया। वो एक काला गड्ढा था जिससे गीली मिट्टी की बू आ रही थी, और भी कुछ बहुत पुराना। सवित्री ने जलती हुई लकड़ी को छेद के अंदर डाला। रोशनी ने एक तंग जगह को दिखाया। वो सिर्फ एक गड्ढा नहीं था, वो एक सुरंग थी, और उस सुरंग की दीवार पर वही बेढंगे अक्षरों में और भी शब्द खुदे हुए थे। वहां लिखा था, किसी पर भरोसा मत करना, वो झूठ बोलते हैं, वो जान से मार देते हैं। सबूत ढूंढ लो इससे पहले कि वो तुम्हें ढूंढ लें। सवित्री ने लकड़ी वापस खींची और पत्थर को वापस अपनी जगह पर खींचकर छेद बैंड कर दिया। उसने ईशा को देखा। लड़की का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने पूछा कि यह क्या था। सवित्री ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस पल वो जान गई थी। वो जान गई थी कि सुधा बीमारी से नहीं मरी थी, और वो जान गई थी कि ठाकुर परिवार ने उन्हें यह घर दान में नहीं दिया था। उन्होंने उन्हें मौत की सजा दी थी। सवित्री उस रात दोबारा नहीं सोई। वो बंड दीवार की तरफ मुंह करके बैठी रही, हाथ में एक भारी लकड़ी का डंडा लिए पहरा देते हुए। ईशा दार के मारे थक कर उसके बगाल में सो गई। जुदवा, बच्चे और तेजस आराम से सो रहे थे, खतरे से अनजान। लेकिन सवित्री के दिमाग से सुरंग में लिखे वो शब्द नहीं जा रहे थे। वो झूठ बोलते हैं, वो जान से मार देते हैं।
जब सूरज की पहली किरण ने उस बैंड खिड़की की दरारों को चीरते हुए अंदर झांका तो सवित्री सावधानी से उठ गई। उसने अपनी पुरानी जैकेट को कसकर लपेटा, नक्शे को अपनी कमीज के अंदर छुपाया और बिना कोई आवाज किए बाहर निकाल गई। पहाड़ी पर हवा बर्फीली और साफ थी। सूरज अभी नीले पहाड़ों के पीछे से झांक ही रहा था और आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग रहा था। उसने नक्शे के सहारे उत्तर दिशा की तरफ बढ़ना शुरू किया। रास्ता और भी ज्यादा खड़ा और जंगली होता गया। कांटेदार झदियां उसके पैरों को छील रही थी। ढीले पत्थर उसकी चप्पलों के नीचे से खिसक रहे थे, लेकिन वो रुकी नहीं। वो करीब 1 घंटे तक चढ़ती रही, हाँफते हुए। उसका सीना मेहनत की वजह से जाल रहा था, जब तक वो एक ऐसी जगह नहीं पहुंच गई जो बड़े बड़े चट्टानों से घिरी हुई थी। उस मैदान के बीच में मिट्टी और पत्थरों का एक ढेर था जो ऐसा लग रहा था जैसे उसे हाल ही में हिलाया गया हो। वो कुदरती नहीं था, किसी ने वहां खुदाई की थी और किसी ने उसे वापस ढक दिया था। सवित्री घुटनों के बल गिर गई और अपने नंगे हाथों से खोदने लगी। मिट्टी ऊपर से ढीली थी, लेकिन थोड़ा नीचे जाने पर वो सख्त और जामी हुई निकली। उसके नखूं टूट गए और उंगलियों से खून रिसने लगा, लेकिन वो खोदती रही। 30 मिनट बाद उसकी उंगलियां किसी ठोस चीज से टकराई। लोहा। उसने तेजी से खोदा। वो एक छोटा लोहे का संदूक था जिस पर जंग लगा हुआ था और उस पर एक पुराना ताला लगा था जो पहले ही झटके में टूट गया। सवित्री ने कांपते हाथों से ढक्कन खोला। अंदर कागजों का एक मोटा गड्ढा था जो वक्त के साथ पीला पड़ चुका था और सुतली से बंधा हुआ था। उसने उन्हें ध्यान से खोला। वो करारनामे, रसीदें और खत थे और उन सब पर ठाकुर रियासत की शाही मोहर लगी हुई थी। उसने पढ़ना शुरू किया। पहला कागज एक नौकरी का करारनामा था जिस पर सुधा के दस्तखत थे और वो 30 साल पुराना था। उसमें हर महीने तनख्वाह रहने के लिए अच्छा घर और इलाज का वादा किया गया था। किनारे पर किसी दूसरी लिखावट में किसी ने 2 शब्द लिखे थे, कभी नहीं दिया। दूसरा कागज एक रसीद थी जिस पर ठाकुर परिवार के मुखिया बड़े ठाकुर बलदेव सिंह के दस्तखत थे, जिसमें उन्होंने माना था कि उन पर सुधा की 50,000 रुपए की तनख्वाह उधार है। दस्तखत साफ थे, तारीख साफ थी, लेकिन वो रसीद कभी भुनाई नहीं गई थी। तीसरा कागज सुधा का लिखा एक खत था जो शहर के किसी वकील के नाम था। उसमें सुधा ने सालों की गाली गलौज, अपमान और आखिरकार उस पहाड़ी कुतिया में जबरदस्ती भेजे जाने का जिक्र किया था। उसने लिखा था कि वो लोग उसे वहां इसलिए लाए क्योंकि उसने उन पर केस करने की धमकी दी थी। उसने लिखा था कि उन्होंने उसे कहा कि अगर उसने मुंह खोला तो वो उसे जान से मार देंगे। वो वहां 4 महीने से थी और नीच नहीं गई थी। वो बीमार थी, यूज मदद चाहिए थी। वो खत कभी पोस्ट नहीं किया गया। सवित्री का गाला रुंधा गया। वो कागजों को देखती रही। वहां और भी करारनामे थे, और भी रसीदें, और भी औरतों के नाम जिन्होंने ठाकुर परिवार के लिए काम किया था और जिन्हें कभी उनका पैसा नहीं मिला। राधा, लक्ष्मी, मीरा, सबके नाम पर उधार था और सबको भुला दिया गया था। संदूक के सबसे नीच काले रंग के मखमली कपड़े में लिपटी हुई एक छोटी सी डायरी थी। सवित्री ने उस खोला और पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं अब नहीं रही। मेरा नाम सुधा है, ये मेरी गवाही है। सवित्री ने दिल थाम कर पहले कुछ पन्ने पढ़े। सुधा ने बड़ी हवेली में अपने आने, अपनी उम्मीदों और अपनी मेहनत के बारे में लिखा था। फिर शिकायतीन आई, बिराहमी आई, तूते हुए वादे आए और आखिर में धमकियां। बड़े ठाकुर ने उससे कहा था कि अगर उसने गांव में किसी से बात की तो वो यूस कुत्तों के आगे दलवा देंगे। ठाकुरैन ने उसके मुंह पर थूका था और कहा था कि वो कोई नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है। बाद में लिखावट हिलने लगी थी। सुधा ने लिखा था कि वो यूस 6 महीने पहले इस पत्थर की कुतिया में लए थे। उन्होंने कहा था कि ये कुछ वक्त के लिए है जब तक मामला शांत नहीं हो जाता। लेकिन कोई नहीं आया। उस खून की खांसी हो रही थी, उस बुखार था। वो अकेले नीचे नहीं उतर सकती थी। आखिरी पन्ना 2 महीने बाद का था। उसने लिखा था, मैं अब और नहीं लिख सकती, मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैं ये यहां इसलिए छोड़ रही हूं ताकि किसी को सच पता चले। ठाकुर परिवार झूठा है, वो चोर हैं, और अगर कोई उनका सामना करने की हिम्मत करे तो वो हत्यारे हैं। सवित्री ने डायरी बैंड की और यूं से अपनी छाती से लगा लिया। उसकी गालों पर आंसू बहने लगे। सुधा अकेली मरी थी, लाचार, धोखे का शिकार, और किसी ने उसकी मौत का हिसाब नहीं दिया था। उसने सब कुछ वापस संदूक में रखा, यूज बैंड किया और मुश्किल से उठाया। वो भारी था, लेकिन वो उसे वहां नहीं छोड़ने वाली थी।
वो वापस नीचे रास्ते पर सावधानी से उतरी, धीले पत्थरों पर फिसलते हुए, लेकिन उसने संदूक को नहीं छोड़ा। जब वो कुतिया पहुंची तो बच्चे जाग चुके थे। ईशा ने आग की आखिरी चिंगारियों पर थोड़ा पानी गर्म किया था। उसने घबराहट में पूछा कि मां कहाँ गई थी। सवित्री ने उसे बताया कि वो कुछ ढूंढने गई थी, कुछ बहुत जरूरी। उसने संदूक को फर्श पर रखा और थक कर बैठ गई। बच्चे उत्सुकता से चारों तरफ इकट्ठा हो गए। रोहन ने पूछा कि ये क्या है। सवित्री ने मजबूत आवाज में जवाब दिया कि ये सच है, ये वो सच है जिसे कोई छुपाना चाहता था। उस दोपहर जब बच्चे दरवाजे के ठीक बाहर खेल रहे थे, सवित्री ने संदूक के हर कागज को बार बार पढ़ा। उसने नामों को, तारीखों को और दस्तखातों को याद कर लिया। सब कुछ वहां था। सबूत की ठाकुर परिवार ने सालों तक दर्जनों औरतों का शोषण किया था। सबूत की उन पार उसका पैसा भी उधार था। 33 साल की मेहनत और 1 रुपया भी नहीं दिया। लेकिन तभी उसे बाहर आवाजें सुनाई दी। उसने बैंड खिड़की की दरारों से झांका। 2 आदमी ऊपर रास्ते पर आ रहे थे। एक जवान था जिसने कप पहन रखी थी और मजबूत जूते पहने थे। दूसरा उम्रदराज था जिसकी सेव्ड मूछ थी और जिसने मोती शर्ट पहनी थी। वो उन्हें पहचानती थी। वो ठाकुर की टिम्बर कंपनी के सुरक्षा गार्ड थे, उनके लातहत। सवित्री ने जल्दी से संदूक को सुरंग वाली दीवार के ढीले पत्थर के पीछे छुपा दिया। उसने पत्थर को वापस जगह पर धक्का दिया और उनसे मिलने बाहर गई। उसने शांत आवाज में नमस्ते कहा, हालांकि उसका दिल जोर से धड़क रहा था। बूढ़े आदमी ने उसे नफरत से देखा। उसने कहा कि ठाकुरेन ने उन्हें यह देखने भेजा है कि वो कैसी है। उसने पूछा कि वो अभी जा रही है या अभी भी रुकने का इरादा है। सवित्री ने कहा कि वो रुक रही है। उसने कहा कि यह घर उसका है। जवान आदमी मजाक में मुस्कुराया। उसने कहा कि उसके पास कोई कागज नहीं है, कोई सबूत नहीं है। उसने कहा कि यह ठाकुर की जमीन है। उसने कहा कि वो उसे वहां रहमखा कर रहने दे रहे हैं, लेकिन अगर ठाकुरैन ने निकालने को कहा तो उस निकालना पड़ेगा। सवित्री ने बहस की कि उसने उस परिवार के लिए 33 साल काम किया है। उसने कहा कि वो उसका हक मांग रही है और ये घर उसकी तनख्वाह का हिस्सा है। बुढ़ा आदमी गुर्राया कि कोई तनख्वाह नहीं है। उसने धमकी दी कि अगर उसने और परेशानी खड़ी की तो वो लोग उसे वहां से घसीट कर बाहर निकाल देंगे। बच्चे पत्थरों के पीछे से बाहर आ गए थे और धीरे धीरे पास आ रहे थे, डरे हुए। ईशा चौथे तेजाज के सामने खड़ी हो गई, उस बचाते हुए। सवित्री ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन्होंने उसे हाथ लगाया तो वो चिल्लाएगी और पूरे गांव को पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं। बुढ़ा आदमी हंसा। उसने पूछा कि उसे क्या लगता है, किसको परवाह है। उसने कहा कि गांव में कोई भी ठाकुर परिवार से पंगा नहीं लेता। सवित्री ने लोहे जैसी आवाज में जवाब दिया कि अब उन्हें शुरू करना पड़ेगा क्योंकि वो कहीं नहीं जा रही। दोनों आदमियों ने एक दूसरे को देखा। जवान वाले ने जमीन पर थूका। उसने कहा कि वो भी देखेंगे, एक धमकी भरे लहजे में। वो मुड़े और वापस नीचे रास्ते पर चले गए। सवित्री उन्हें जाते हुए तब तक देखती रही जब तक वो पेड़ों के पीछे गायब नहीं हो गए। ईशा दौड़कर उसे लिपट गई। उसने कहा कि उसे डर लग रहा है। सवित्री ने उसे गले लगाया और कहा कि डर उसे भी लग रहा है, लेकिन वो उन लोगों को वो चीज चिन्हे नहीं देंगे जो उनके पास बची है। उस रात सवित्री ने आग नहीं जलाई। वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि वो अंदर हैं। वो पांचों अंधेरे में खामोशी में एक दूसरे से सटकर सोए। लेकिन आधी रात को सवित्री ने कुछ सुना, बाहर कदमों की आहट। वो बिना आवाज किए उठी और दीवार की दरार से झांका। चंदनी में उसे एक परछाई दिखी। कोई घर के चक्कर काट रहा था। और फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, ठाकुरैन गायत्री देवी की आवाज, जो बर्फ जैसी साफ और ठंडी थी। उन्होंने कहा कि उस औरत के पास कुछ ऐसा है जो उनका है और वो उस वापस लेने आई है, चाहे उन्हें उसे जिंदा ही क्यों ना जलाना पड़े। सवित्री पत्थर की दीवार में बनी दरार के पास सुन खड़ी थी, अपनी सांस रोके हुए। बाहर ठाकुरैन गायत्री देवी उस कुतिया के चक्कर काट रही थी, धीमे और नपे तुले कदमों के साथ। वो अकेली नहीं थी। सवित्री कम से कम 3 और आदमियों की परछाइयां देख सकती थी, जो बड़ी बड़ी टॉर्च लेकर पत्थरों और झदियों को चाह रहे थे। ठाकुरैन ने उन्हें आदेश दिया कि वो ध्यान से ढूंढे। उन्होंने कहा कि अगर सवित्री को कुछ मिला है तो वो यहीं होना चाहिए। उन्होंने ताना मारा कि वो गवार पहाड़न इतनी समझदार नहीं हो सकती कि सबूत कहीं और छुपा सके। सवित्री ने अपनी मुट्ठी भींच ली। यूस अपने सीने में गुस्सा उबलता हुआ महसूस हुआ, लेकिन वो जानती थी कि वो घिरे हुए हैं। चर के मुकाबले वो अकेली थी और यूस अपने बच्चों को बचाना था। वो बहुत सावधानी से दीवार से पीछे हटी और एक एक करके बच्चों को जगाया, उनके मुंह पर हाथ रखकर। ऐशा ने दर्द से आंखें खोली।
जुड़वा बच्चे कांप रहे थे। तेजस रोने ही वाला था, लेकिन सवित्री ने उसे अपनी छाती से भींच लिया और उसके कान में फुसफुसाई। उसने उसे शांत रहने को कहा, बिल्कुल एक छोटे चूहे की तरह। बाहर आवाजें दरवाजे के करीब आ गई थी। ठकुराइन ने अपने आदमियों में से एक, जिसका नाम जगन था, उसे दरवाजा तोड़ने का हुक्म दिया। एक जोर की आवाज से पूरी कुतिया हिल गई। सदी हुई लकड़ी चरचराई, लेकिन टूटने से बच गई। एक और धक्का लगा और फिर एक और। सवित्री ने बेचैनी से चारों तरफ देखा। भागने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ वो बांध खिड़की और दीवार के पीछे वो अंधेरी सुरंग। उसने ईशा को मदद करने का इशारा किया। दोनों ने मिलकर दीवार के उस ढीले पत्थर को धक्का दिया। वो अंधेरा गड्ढा खुल गया, जिसे गीली मिट्टी की बू आ रही थी। सवित्री ने लोहे का संदूक उठाया और उसे ईशा के हाथों में थमा दिया। उसने उन्हें अंदर जाने को कहा। जल्दी। ईशा ने पूछा कि वो कब आएगी। सवित्री ने कहा कि वो बस उनके पीछे ही है। जुड़वा बच्चे पहले अंदर गए, उस तंग जगह में रेंगते हुए। फिर ईशा गई तेजस को अपनी गोद में लेकर। सवित्री सबसे आखिर में घुसी और अंदर से पत्थर को वापस खींचकर दीवार बैंड कर दी थी। उसी वक्त जब कुतिया का सामने वाला दरवाजा एक धमाके के साथ टूट कर गिर गया। सुरंग के अंदर घुप अंधेरा था। सवित्री को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन यूं महसूस हो रहा था कि घटिया और थांडी दीवारें उसके कंधों को चील रही हैं। उस अपने आगे बच्चों की तेज सांसें सुनाई दे रही थी और उनके पीछे उन आदमियों की दाबी हुई आवाजें जो कुतिया में तोड़फोड़ कर रहे थे। उनमें से एक चिल्लाया कि घर खाली है। ठकुराइन चीखी कि यह नामुमकिन है। उन्होंने जिद की कि वो यहीं होंगे। उन्होंने फर्श उखड़ने और जरूरत पड़े तो दीवारें तोड़ने का हुक्म दिया। सवित्री को हाथोड़ों की आवाजें, लातीन और फर्नीचर फेंकने की आवाजें आ रही थी। उसने अपने दांत भींचे और बच्चों को अंधेरे में आगे धक्का दिया। हवा भारी होती जा रही थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सुरंग नीच की तरफ ढलन में जा रही थी। वो नहीं जानती थी कि ये कहां जाती है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। वो लोग रेंगते रहे, ऐसा लगा जैसे सदियां बीत गई हो। तेजस सिसक रहा था। रोहन धूल की वजह से खांस रहा था। ईशा धीरे धीरे भगवान को याद कर रही थी। अचानक सुरंग खत्म हो गई। ईशा ने पीछे मुड़कर कहा कि आगे रास्ता बैंड है। सवित्री रेंग कर आगे आई और उस रुकावट को महसूस किया। वो लकड़ी की एक पुरानी दीवार थी, पुरानी लेकिन मजबूत। उसने अपने कंधे से धक्का दिया। वो हिली नहीं। उसने और जोर लगाया। कुछ नहीं हुआ। उसने बच्चों को मदद करने के लिए कहा। उसने कहा कि सब मिलकर धक्का दें। पांचों ने अपनी बची कुची ताकत लगाकर धक्का दिया। लकड़ी करा उठी। एक जोर की आवाज के साथ वो टूट गई और अचानक बाहर की तरफ खुल गई। वो सब धूल के गुबार में एक मिट्टी के फर्श पर गिर पड़े। सवित्री ने ऊपर देखा। वो एक दूसरे कमरे में थे, एक छोटा सा कमरा जिसमें कोई खिड़की नहीं थी। ईंट की दीवारें थी और छत सटती हुई लकड़ी की बनी थी। ऊपर बने एक रोशनदान से चंदनी की एक पतली सी किरण अंदर आ रही थी। कोने में एक जंग लगी लोहे की खटिया थी और उस खटिया पर एक पुराने कंबाल से ढका हुआ कुछ रखा था। सवित्री धीरे धीरे पास गई और कंबाल उठाया। वो एक कंकाल था, छोटा और सिमटा हुआ, जिसके हड्डियों पर अभी भी नौकरानी की यूनिफॉर्म के चित्थे चिपके हुए थे। गले में सस्ते मोतियों की एक माला थी और हड्डियों वाले हाथों में एक रुद्राक्ष की माला थी, जिसे उसने आखिरी सहारे की तरह जकड़ा हुआ था। ईशा की चीख निकाल गई। सवित्री ने तुरंत उसका मुंह बैंड कर दिया। उसने फुसफुसाते हुए शांत रहने को कहा। उसका गला रूंध गया था। उसने उन्हें बताया कि ये वही है, ये सुधा है। बच्चे एक दूसरे से गाले मिलकर खामोशी से रोने लगे। सवित्री को लगा कि उसके अंदर कुछ टूट गया है। सुधा बीमारी से नहीं मरी थी। उन्होंने उसे यहां बैंड कर दिया था, इस छुपे हुए तहखाने में जहां से निकालने का कोई रास्ता नहीं था, और उन्होंने उसे भूख और प्यास से मरने के लिए छोड़ दिया था। सवित्री ने अपनी आंखें बैंड की और संदूक को अपने दिल से लगा लिया। उस अंधेरे कमरे में उसने कसम खाई कि ठकुराइन को इसका हिसाब देना होगा। वो खड़ी हुई और कमरे की जांच की। सामने वाली दीवार पर एक भारी लकड़ी का दरवाजा था। उसने उसे धक्का दिया। वो एक तंग गलियारे में खुला और वहां से सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। वो चुपचाप ऊपर चढ़े। सीढ़ियां एक छोर दरवाजे पर खत्म हुई। सवित्री ने उसे धक्का देकर खोला। वो एक टूटी हुई इमारत के धूल भरे बेसमेंट में निकले। उन्होंने सीढ़ियां और चढ़ी और खुद को पथरी गांव के नीचे वाले हिस्से में एक वीरान घर के अंदर पाया, जो पुराने मंदिर के ठीक पीछे था। सवित्री ने गहरी सांस ली। सुबह होने ही वाली थी। उन्हें जल्दी करना था।
उसने ईशा से कहा कि वो अपने भाइयों के साथ वहीं रुके और जब तक वो वापस ना आए बाहर ना निकले। ईशा ने गिदगिदा कर उसे ना जाने के लिए कहा। सवित्री ने कहा कि उसे पीसीओ जाना है। उसने कहा कि यह सब आज खत्म होना जरूरी है। वो उस खंडहर से बाहर निकली, लोहे का संदूक अपनी बाजू में दबाए हुए। वो सोते हुए गांव की सुनसान गलियों से होती हुई फोन बूथ तक पहुंची। उसने जिला अदालत का नंबर मिलाया जो शीशे पर चिपका हुआ था। एक नींद में डुबाए हुए क्लर्क ने फोन उठाया। सवित्री ने जज साहिबा से बात करने की मांग की। उसने कहा कि यह बहुत जरूरी है। क्लर्क ने कहा कि जज साहिबा 9 बजे से पहले बात नहीं करती। सवित्री ने उस बीच में ही टोक दिया। उसने कहा कि यह एक हत्या का मामला है और एक अमीर परिवार के बारे में है जो 30 साल से चोरी कर रहा है। लाइन पर सन्नाटा छा गया। क्लर्क ने यूज होल्ड करने को कहा। 5 मिनट बाद एक रुबाबदार और गंभीर औरत की आवाज आई। उन्होंने अपना नाम जज मीरा देशमुख बताया। उन्होंने पूछा कि कौन बोल रहा है। सवित्री ने अपना नाम बताया। उसने कहा कि उसे एक लाश मिली है और उसके पास सबूत है कि ठाकुर परिवार ने दर्जनों औरतों को गुलाम बनाया, उन्हें लूटा और उनमें से एक की हत्या कर दी। जज कुछ पल के लिए खामोश रही। उन्होंने पूछा कि सवित्री कहाँ है। सवित्री ने बताया कि वो पथरी गांव में है। जज ने कहा कि वो खुद आ रही हैं। उन्होंने सवित्री को अपनी जगह से ना हिलने और किसी से बात ना करने की हिदायत दी। सवित्री ने फोन रख दिया। वो भागकर वापस उस वीरान घर में गई। बच्चे अभी भी वहीं थे, डेर हुए, एक दूसरे से चिपके हुए। सवित्री ने उन्हें गले लगाया। उसने उन्हें बताया कि मदद आ रही है। उसने कहा कि बस अब सब खत्म होने वाला है। लेकिन तभी उस बाहर आवाजें सुनाई दी और जल्दी जल्दी आते हुए कडमून की आहट। उसने तूते हुए दरवाजे की दरड़ से झांका। ठाकुरें गायत्री देवी गली में चली आ रही थी। उनके पीछे उनके 3 लाथेत थे और वो सीधा उनके छुपने की जगह की तरफ आ रही थी। किसी ने उन्हें देख लिया था। किसी ने उन्हें खबर दे दी थी। ठाकुरैन ने गुस्से में दरवाजे को पीटा। वो चिल्लाई कि सवित्री बाहर निकले वरना वो इस जगह को आग लगा देंगी। सवित्री ने अपने बच्चों को देखा। वो कांप रहे थे। इशादार भरी आंखों से उसे देख रही थी। और तभी सवित्री ने फैसला किया। उसने दरवाजा खोल दिया। ठाकुराइन गायत्री देवी उसके सामने खड़ी थी। उनका चेहरा नफरत से भरा था। उनके बगल में तीनों आदमी सवित्री को ठंडी नजरों से देख रहे थे। ठाकुराइन ने संदूक मांगा। सवित्री ने उसे कसकर पकड़े रखा। उसने कहा कि वो ये नहीं देगी, चाहे वो उसके हाथ ही क्यों ना तोड़ दें। ठाकुराइन हंसी और यूस कोशिश करने को कहा। सवित्री ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने चेतावनी दी कि जज साहिबा रास्ते में है। उसने कहा कि सुधा की लाश तहखाने में है और पूरा गांव जान जाएगा कि उन्होंने उस मारा है। ठाकुरैन का रंग उठ गया। आदमी एक दूसरे को देखने लगे, घबराए हुए। ठाकुरैन फुसफुसाई कि वो पगाल है, कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। सवित्री ने कहा कि सबूत खुद बोलते हैं। ठाकुरैन ने उस मारने के लिए हाथ उठाया और आगे बढ़ी, लेकिन तभी एक गाड़ी की गराजना ने उस सन्नते को चीर दिया। एक सेफ रंग की सरकारी बोलेरो जिस पर नीली बत्ती लगी थी, एक तेज आवाज के साथ वहां आकर रुकी। 3 पुलिस वाले बंदूक लेकर बाहर कूदे और उनके पीछे एक औरत निकली जिसने ग्रे रंग का सूट और चश्मा पहना था। जज मीरा देशमुख। ठाकुरैन पीछे हती हकलाते हुए बोली कि यह सब एक गलत फहमी है। जज ने उन्हें ऐसी नजरों से देखा जैसे वो बर्फ हो। उन्होंने ठाकुरैन से कहा कि उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा रहा है। फिर वो सवित्री की तरफ मुड़ी। उन्होंने सवित्री से कहा कि वो उनके साथ चलें क्योंकि उन्हें बहुत सारी बातें करनी हैं। जज मीरा देशमुख 50 साल की एक तेजतर्रार महिला थी जिन्होंने अपने बालों का सख्त जूड़ा बना रखा था और उनकी आंखों में झूठ के लिए कोई जगह नहीं थी। वो उस टूटे हुए घर के अंदर आई। उनके पीछे 3 पुलिस वाले थे और वो सीधा सवित्री के सामने आकर रुकी। उन्होंने बिना एक सेकंड बर्बाद किए सवित्री से वो सबूत मांगा जो उसे मिला था। सवित्री ने उन्हें वो जंग लगा लोहे का संदूक पकड़ा दिया। जज ने उसे खोला और एक एक करके कागजों की जांच शुरू की, बिल्कुल खामोशी में। उनकी आंखें तेजी से उन पीले पड़ चुके पन्नों पर घूम रही थी। पुलिस वाले दरवाजे पर खड़े होकर बाहर खड़ी ठाकुरैन और उनके लथैथों पर नजर रखे हुए थे, जो अब अपने हाथ जेब में डाले जमीन को घूर रहे थे। जब जज सुधा की डायरी पर पहुंची तो वो रुक गई। उन्होंने बिना पलके झपकावे कई पन्ने पढ़े। फिर उन्होंने धीरे से डायरी बैंड की और सवित्री को देखा। उन्होंने पूछा कि लाश कहाँ है। सवित्री ने फर्श की तरफ इशारा किया। उसने कहा कि वो नीचे तहखाने में है, उस चोर दरवाजे के नीचे। जज ने एक पुलिस वाले को इशारा किया।
उन्होंने यूं से नीचे जकर तसल्ली करने को कहा। वो आदमी सीधियां उतर कर गायब हो गया। 5 मिनट बाद वो वापस आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने हाँ में सर हिलाया। उसने जज को बताया कि वहां इंसानी हड्डियां हैं और उनकी हालत देखकर लगता है कि वो वहां सालों से हैं। जज ने सर हिलाया, दरवाजे की तरफ मुड़ी और एक रूखे इशारे से ठकुरैन को अंदर बुलाया। ठकुरैन गायत्री देवी हिचकिचाते कदमों से अंदर आई। उनके अंदर अब वो घमांड नहीं बचा था जो थोड़ी देर पहले दिख रहा था। उनका चेहरा तना हुआ था, होंठ भींचे हुए थे, लेकिन वो अभी भी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा कि यह सब बकवास है। उन्होंने दावा किया कि सवित्री ये सब मनगढ़ंत कहानी बना रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो किसी लाश के बारे में कुछ नहीं जानती। जज ने उन्हें गहरी नजरों से देखा। उन्होंने कहा कि उनके पास ठाकुरैन और उनके पति के साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट हैं। उनके पास माने गए उधार की रसीदें हैं और सुधा की एक डायरी है जिसमें विस्तार से लिखा है कि कैसे यूस ठाकुर परिवार के सीधे आदेश पर उस कुतिया में बैंड किया गया था। उन्होंने ठाकुरैन से पूछा कि क्या वो कहना चाहती हैं कि यह सब झूठ है। ठाकुरैन हकलाई। उन्होंने कहा कि वो नौकरानी पागल थी, झूठी थी। उन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से गई थी। उन्होंने दावा किया कि परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है। जज ने पूछा तो फिर उसकी लाश एक गुप्त तहखाने में क्यों बैंड थी जो ठाकुर रियासत की एक वीरान संपत्ति के नीच बना है। ठाकुरैन ने अपना मुंह खोला लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं आया। जज ने संदूक बैंड किया और खड़ी हो गई। उन्होंने ठाकुरैन से कहा कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है हत्या और इंसानी तस्करी के शाक में। उन्होंने उन्हें बताया कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती उनकी सारी संपत्ति फ्रीज कर दी गई है और चेतावनी दी कि अगर और सबूत मिले तो वो अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताएंगे। ठाकुरैन का रंग सेफ्ट पड़ गया। पुलिस वाले उनके पास आए और उनकी कलाइयों पर हथकड़ी लगा दी। वो चैटपटाई चिल्लाई कि यह गलत है। वो चीखी कि उन्होंने कुछ नहीं किया, यह सब उनके पति ने किया है। वो चीखी कि यह बलदेव था, उन्होंने तो बस उनका कहा माना था। जज ने थांदे लहजे में जवाब दिया कि वो ये बात अदालत में उनके खिलाफ गवाह के तौर पर कह सकती हैं। उन्होंने पुलिस वालों को उन्हें ले जाने का हुक्म दिया। पुलिस वाले ठाकुरैन को पकड़कर घर से बाहर ले गए। उनकी चीखें धीमी पड़ गई जैसे ही उन्हें पुलिस जीप के पीछे धक्का दिया गया। उनके 3 लतायतों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जज वहां सवित्री और बच्चों के पास रुकी। उन्होंने सवित्री से कहा कि उसे उनके साथ राजधानी देहरादून चलना होगा। उन्होंने समझाया कि सवित्री को एक फॉर्मल बयान देना होगा और उन्हें इन सभी कागजों की सुकून से जांच करनी होगी। सवित्री ने अपने बच्चों के बारे में पूछा। जज ने वादा किया कि वो भी साथ चैलेंज। उन्होंने कहा कि वो उन्हें रहने के लिए एक सुरक्षित जगह दिलवाएंगी, सरकारी संरक्षण में। सवित्री को अपने पैर कांपते हुए महसूस हुए। उसने अपने बच्चों को गले लगाया और कई दिनों में पहली बार वो खुलकर रोई। ईशा उसके साथ रोई। जुड़वा बच्चे उसकी जैकेट से चिपक गए। तेजास अपने गंदे छोटे हाथों से उसका चेहरा सहला रहा था और फुसफुसा रहा था कि सब खत्म हो गया। वो जज की गाड़ी में बैठे। सवित्री ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर उन खंधारों को देखा और उस पहाड़ को जहां वो पत्थर की कुतिया खड़ी थी। वो कुतिया उसकी सजा थी, लेकिन वही उसकी मुक्ति भी बनी थी। उसने सुधा के बारे में सोचा, उसकी अकेली लड़ाई के बारे में और उसकी अन्यायी मौत के बारे में, और उसने कसम खाई कि उसकी याद को भुलाया नहीं जाएगा। देहरादून तक के सफर में इन 3 घंटे लगे। जज उन्हें एक सादे लेकिन साफ सुथरे होटल में ले गई। उन्हें 2 कमरे दिए गए, गरम खाना और नए कपड़े। बकौन ने हफ्तों बाद पहली बार गरम पानी से नहाया। सवित्री ने शीशे में खुद को देखा और उस औरत को पहचान ही नहीं पाई जो उस वापस घूर रही थी। उसका चेहरा पिचका हुआ था, आंखें धंसी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ नया था, कुछ ऐसा जो पहले वहां नहीं था। आत्मसम्मान। अगले दिन सवित्री ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया। उसने सब कुछ बता दिया। 33 साल की बिना तनख्वाह की मजदूरी, उसके पति की मौत, उस पत्थर की कुतिया का धोखेबाज प्रस्ताव, संदूक का मिलना, सुरंग और सुधा की लाश। जज ने बिना तो के सारे नोट्स लिए। जब सवित्री की बात खत्म हुई तो जज ने अपना पेन नीचे रखा और एक आभारी। उन्होंने सवित्री से कहा कि जो उसके साथ और उन दूसरी औरतों के साथ किया गया वो एक ऐसा गुनाह है जो माफी के लायक नहीं है। उन्होंने वादा किया कि वो इंसाफ दिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगी, लेकिन उन्होंने सवित्री को चेतावनी दी कि यूस मजबूत रहना होगा।
ठाकुर परिवार के पास पैसा है और उनकी पहुंच है। वो लाड़ेंगे, वो गवाहों को खरीदने की कोशिश करेंगे और वो आजाद होने का कोई भी रास्ता ढूंढेंगे। सवित्री ने एक स्थिर आवाज में जवाब दिया। उसने कहा कि उस परवाह नहीं है। उसने कहा कि वो आखिर तक लड़ेगी, अपने लिए, सुधा के लिए और उन सभी औरतों के लिए जिन्होंने वही किस्मत झेली। जज पहली बार मुस्कुराई। उन्होंने कहा कि वो यही सुनना चाहती थी। अगले कुछ हफ्तों में ये मामला जनता के सामने आ गया। उत्तराखंड के अखबारों ने पहले पन्ने पर यह खबर छापी। हेडलाइंस चौंका देने वाली थी। ठाकुर वंश पर गुलामी और हत्या का आरोप। विधवा ने खोला 30 साल के शोषण का राज। पहाड़ी तहखाने में मिली लाश। और हेडलाइंस के साथ गवाह भी सामने आए। पहले राधा आई, एक 7 साल की औरत जिसने 20 साल पहले ठाकुर परिवार के लिए काम किया था। फिर लक्ष्मी, जो अभी भी हवेली में काम कर रही थी, और जैसे ही उसने बोलने की हिम्मत की उसे निकाल दिया गया। फिर मीरा, जो गवाही देने के लिए दूर गांव से बुस पकड़ कर आई। उन सब ने वही कहानी सुनाई। तूते हुए वादे, चोरी की गई तनख्वाह, गाली गलौज, अपमान और धमकियां। स्कैंडल बढ़ता गया। नेशनल न्यूज चैनल्स ने इस खबर को उठा लिया। टीवी रिपोर्टर पथरी गांव पहुंचे और पड़ोसियों का इंटरव्यू लिया। गांव के लोग जो पहले डर के मारे चुप रहते थे, अब बोलने लगे। उन्होंने कैमरन को बताया कि कैसे ठाकुर परिवार हर चीज पर कब्जा रखता था, कैसे वो हर उस इंसान को सजा देते थे जो उनके खिलाफ खड़ा होता, और कैसे उन्होंने पूरे परिवारों को बर्बाद कर दिया था। बड़े ठाकुर बलदेव सिंह को 2 हफ्ते बाद उनके फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने भागने की कोशिश की। वो कैश से भारा बग लेकर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, लेकिन पुलिस नाके पर उन्हें रोक लिया गया। जब उन्हें हथकड़ी लगाकर कैमरन के सामने से ले जाया गया तो वो चिल्ला रहे थे कि यह सब एक साजिश है। 1 महीने बाद मुकदमा शुरू हुआ। सवित्री ने भरी अदालत में गवाही दी। वो साफ आवाज में बोली, बिना काम पे। उसने अपनी जिंदगी की, अपने काम की, अपने दाढ़ की कहानी सुनाई और उसने उन्हें सबूत दिखाए। कॉन्ट्रैक्ट रसीदें और सुधा की डायरी। ठाकुर परिवार के महंगे वकीलों ने हर चीज को गलत साबित करने की कोशिश की। उन्होंने दलील दी कि कागज नकली है। उन्होंने कहा कि सुधा झूठी थी। उन्होंने दावा किया कि सवित्री ये सब पैसे ऐंठने के लिए कर रही है। लेकिन तभी जज ने फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की। सुधा के कंकाल की जांच की गई थी। मौत का कारण गंभीर कुपोषण और पानी की कमी था। मौत का समय लगभग 25 साल पहले। और तहखाने के उस भारी लकड़ी के दरवाजे पर फॉरेंसिक वालों को उंगलियों के निशान मिले थे, निशान जो सूखी धूल में महफूज रह गए थे, और वो पूरी तरह से ठाकुर बलदेव सिंह से मेल खाते थे। अदालत में खुसर-पुसर शुरू हो गई। बचाव पक्ष के वकील ने दलील देने की कोशिश की कि निशान पुराने हो सकते हैं जब वो घर इस्तेमाल में था। लेकिन तभी मीरा गवाही देने आई। उसने ऐलान किया कि उसने खुद ठाकुर बलदेव सिंह को 25 साल पहले उस तहखाने में खाना ले जाते हुए देखा था। उसने कहा कि उसे अजीब लगा था, और जब उसने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये एक बीमार कुत्ते के लिए हाय। लेकिन मीरा ने कभी कुत्ते के भौंकने की आवाज नहीं सुनी, सिर्फ रोने की आवाज सुनी थी। अदालत ने फैसला लेने में 2 दिन लगाए। जब फैसला आया तो वो सर्वसम्मति से था। दोषी ठाकुर बलदेव सिंह को हत्या और रंगदारी के लिए 30 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई गई। ठाकुराइन गायत्री देवी को साथी होने के लिए 15 साल की सजा मिली, और अदालत ने उन्हें आदेश दिया कि वो सवित्री देवी और दूसरी पीड़ित औरतों को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दें। सवित्री अदालत में नहीं थी जब सजा सुनाई गई। वो रोई नहीं, वो चिल्लाई नहीं। उसने बस अपनी आंखें बैंड की और अपने बच्चों के हाथ दबा दिए। अदालत के बाहर रिपोर्टर्स ने उसे घेर लिया। उन्होंने पूछा कि वो कैसा महसूस कर रही है। सवित्री ने कैमरॉन की तरफ देखा। उसने कहा कि वो थका हुआ महसूस कर रही है, लेकिन वो आजाद भी महसूस कर रही है। उन्होंने पूछा कि अब वो क्या करने वाली है। सवित्री महीनों में पहली बार मुस्कुराई। उसने कहा कि वो वापस कालीघाटी की उस पत्थर वाली कुटिया में जा रही है। उसने कहा कि वो उसे एक ऐसी जगह में बदल देगी जहां कोई भी औरत कभी अकेले नहीं तड़पेगी। मुकदमे के 3 महीने बाद सवित्री वापस पथरी गांव आई। इस बार वो पैदल नहीं आई थी, कंधों पर कपड़ों के थैले और भूखे बच्चों को घसीटते हुए। वो बड़े बड़े ट्रकों के काफिले में आई जो लकड़ी, सीमेंट और फर्नीचर से लादे हुए थे, और उनके पीछे देहरादून से आए 5 ठेकेदारों की टीम थी जिन्हें उसने अपने मुआवजे के पैसों से काम पर रखा था। पूरा गांव उसे गुजारते हुए देखने के लिए बाहर निकाल आया।
वही औरतें जिन्होंने पहले उसका मजाक उड़ाया था अब इज्जत से हाथ हिला रही थी। लाला राम प्रसाद किराने की दुकान के मालिक अपनी दुकान के बाहर आए और हाथ जोड़कर नमस्ते किया। गांव के बच्चे ट्रकों के पीछे दौड़ रहे थे और उसका नाम पुकार रहे थे। जब वो पहाड़ी की चोटी पर उस पत्थर की कुतिया के पास पहुंचे तो सवित्री गाड़ी से उतरी और एक पल के लिए यूं देखा। वो अब दरवानी नहीं लग रही थी, वो अब किसी कब्र जैसी नहीं लग रही थी। वो बस एक घर था, एक ऐसा घर जिसे जिंदगी की जरूरत थी। मजदूरों ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उन्होंने जंग लगी टीन की छत को उखड़ दिया और नई मजबूत छत डाली। उन्होंने पत्थर की दीवारों की मरम्मत की और दरारों को नए मसाले से भर दिया। उन्होंने शीशे वाली खिड़कियां लगाई, पक्का फर्श बनाया और एक ढंग का बाथरूम बनाया जिसमें पानी की टंकी और पाइप लगे थे जो पास के झरने से ताजा पानी लाते थे। उन्होंने लकड़ी और पत्थर से 3 नए कमरे बनाए और सामने वाले दरवाजे के ऊपर एक लकड़ी का बोर्ड लटकाया जिस पर लिखा था, सुधा आश्रय महिलाओं के लिए एक घर। ऐशा ने दीवारों पर सफेदी करके मदद की। जुदवा बच्चों ने ईंटें उठाई और मसाला बनाया। तेजास ने आंगन में झाड़ू लगाई और मजदूरों को पानी पिलाया। सवित्री ने हर चीज की निगरानी की, अपने बालों की चोटी बनाए हुए और हाथों में चूना लगाए हुए। एक दिन जब वो एक पुराने चीड़ के पेड़ की छांव में आराम कर रहे थे, ऐशा ने अपनी मां से पूछा कि उन्होंने इस घर का नाम सुधा के नाम पर क्यों रखा। सवित्री ने पहाड़ की चोटी की तरफ देखा। उसने ऐशा को बताया कि सुधा वो पहली औरत थी जिसने लड़ाई शुरू की। वो वही थी जिसने सबूत छोड़े थे। उसके बिना वो लोग आज भी तड़प रहे होते और वो चाहती थी कि सुधा का नाम हमेशा जिंदा रहे। ऐशा ने पूछा कि क्या उसे लगता है कि सुधा की आत्मा को शांति मिली होगी। सवित्री ने कहा कि उसे यकीन है कि अब उसे शांति मिल गई है। घर बनने में 2 महीने लगे। जब काम खत्म हुआ तो वो पत्थर की कुतिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब वो ठंडा अंधेरा मकबरा नहीं थी जो सवित्री को उस जनवरी में मिला था। अब वहां रोशनी थी, गर्माहट थी और उम्मीद थी। सवित्री ने मुआवजे के पैसों का एक और हिस्सा राशन, कंबल, कपड़े और दवाइयां खरीदने में लगाया। फिर उसने पूरे उत्तराखंड में ये खबर फैला दी। कोई भी औरत जिसे मदद की जरूरत हो, जिसका शोषण हुआ हो या जिसे छोड़ दिया गया हो, वो सुधा आश्रय आ सकती है। वहां खाना, छत और इज्जत मिलेगी। कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले सुमान आई जो 23 साल की एक जवान लड़की थी और बगाल के गांव से आई थी। उसकी आंख सूजी हुई थी और होंठ फटा हुआ था। उसका पति शराब पीकर उसे रोज मारता था। उसने पुलिस को बुलाने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने उसकी नहीं सुनी। उसके पास ना परिवार था, ना पैसे और ना जाने की कोई जगह। सवित्री ने खुले दिल से उसका स्वागत किया। उसने उसे बताया कि वो यहां सुरक्षित है। उसने उसे एक कमरा, गर्म खाना और साफ कपड़े दिए। सुमन घंटों तक ईशा के गले लगकर रोती रही और महीनों में पहली बार वो बिना दार के सोई। फिर आनंदी आई, एक 40 साल की औरत जिसने 12 साल तक एक घर में नौकरानी का काम किया था बिना तनख्वाह मिले। उसके मालिक ने उस बिना पैसे दिए निकाल दिया था और धमकी दी थी कि अगर उसने मुंह खोला तो चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा देगा। सवित्री ने सब्र से उसकी बात सुनी और फिर उसे देहरादून में एक वकील के पास ले गई जो मुफ्त में गरीबों के केस लड़ता था। उसके बाद मालती आए, 52 साल की एक विधवा जिसे उसके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया था क्योंकि वो जमीन बेचना चाहते थे। वो अपने फाते हुए पैरों और टूटे हुए हौसले के साथ पहाड़ी चढ़कर आई थी। सवित्री ने उसके घावों पर मरहम लगाया, उसे पक्का बिस्तर दिया और उसे बुनाई करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वो अपना सामान गांव के हाथ में बेच सके। एक एक करके औरतें आने लगी। पाथरी गांव जो कभी खामोशी और दार की जगह हुआ करता था, बदलने लगा। सुधा आश्रय की औरतें शनिवार को नीचे आती और हाथ में अपनी दुकान लगाती जहां वो अचर, बड़ियन, कंबाल और हस्तकला का सामान बेचती। जो पैसे वो कमाती उससे वो और राशन खरीदती और उनकी मदद करती जो खाली हाथ आती थी। वो गांव का हिस्सा बन गई और गांव ने उन्हें अपना लिया, लेकिन हर कोई खुश नहीं था। अक्टूबर के महीने में एक दिन जब सवित्री किराने की दुकान पर राशन ले रही थी तो उसका सामना एक लंबे आदमी से हुआ जिसने काली मूछ रखी थी। वो बलदेव सिंह बा का छोटा भाई विक्रम सिंह था। उसने सवित्री का रास्ता रोका। उसने कहा कि उन्हें बात करनी है। सवित्री ने बिना पलके झपकवे उसकी आंखों में देखा। उसने कहा कि उसके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। विक्रम गुर्राया कि उसका भाई उसकी वजह से जेल में है। सवित्री ने उसे सही किया। उसने कहा कि उसका भाई जेल में इसलिए है क्योंकि वो एक हत्यारा और चोर है।
उसने कहा कि उसने सिर्फ सच बोला था। विक्रम ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। दुकान में मौजूद कई औरतें करीब आ गई और उन्होंने सवित्री के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना लिया। विक्रम फुसफुसाया कि उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने धमकी दी कि वो उस घर को वापस ले लेगा और उसे सड़क पर लाकर पटक देगा। सवित्री पीछे नहीं हटी। उसने कहा कि वो घर उसका है, उसके पास कागज हैं और अगर उसने छीनने की कोशिश की तो वो उसकी भी शिकायत करेगी, बिल्कुल उसके भाई की तरह। विक्रम ने ताना मारा कि कागज डाल सकते हैं और गवाहों को चुप कराया जा सकता है। गांव की एक औरत, वही जिसने महीनों पहले सवित्री का मजाक उड़ाया था, उसने अपनी आवाज उठाई। उसने विक्रम सिंह से कहा कि बस बहुत हो गया। उसने उसे कहा कि सवित्री को अकेला छोड़ दे वरना वो थानेदार को बुला लेगी। विक्रम ने चारों तरफ देखा और लोग इकट्ठा हो गए थे। आदमी और औरतें सब उसे नापसंदगी से देख रहे थे। वो बड़बड़ाया कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। वो मुड़ा और गुस्से में बाहर निकाल गया। सवित्री ने गहरी सांस ली। औरतों ने उसे घेर लिया और पूछा कि क्या वो ठीक है। उसने हाँ में सर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि विक्रम सिंह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। उस रात वापस सुधा आश्रय पहुंचकर सवित्री ने वहां रहने वाली सभी औरतों को इकट्ठा किया। वहां अब 8 औरतें थीं। उसने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। उसने कहा कि वो उन्हें डराने की कोशिश कर सकते हैं, वो उन्हें भगाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो किसी को वो चीज नहीं लेने देंगी जो उन्होंने बनाई है। उसने पूछा कि क्या वो सब उसके साथ हैं। हर एक ने हाँ कहा। ईशा, जो अब 15 साल की थी और अपनी मां का दायां हाथ बन चुकी थी, वो मजबूती से बोली। उसने कहा कि अगर वो आएंगे तो हम मिलकर उनका सामना करेंगे। उसी हफ्ते अजीब चीजें होने लगी। एक रात किसी ने नई खिड़कियों पर पत्थर मारे। दूसरी रात उन्हें मुर्गियों का दरबा खुला मिला और 2 मुर्गियां मरी हुई मिली। और एक सुबह तड़के सवित्री को धुएं की बू आई। वो भागकर बाहर गई। घर के पीछे किसी ने नए कमरे की दीवार से सटकर सूखी झड़ियां इकट्ठी की थी और उनमें आग लगा दी थी। सवित्री चिल्लाई। सारी औरतें पानी की बाल्टियां लेकर दौड़ी। उन्होंने आग को दीवार तक पहुंचने से पहले ही बुझा दिया, लेकिन संदेश साफ था। कोई उन्हें जिंदा जलाना चाहता था। अगले दिन सवित्री नीचे गांव गई, लेकिन वो अकेली नहीं गई। वो 8 औरतों को अपने साथ लेकर गई और वो सीधा पुलिस चौकी पहुंचे। वहां इंस्पेक्टर सलूंखे ने उनकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने माना कि मामला गंभीर है और पहाड़ी पर एक पुलिस गाड़ी लगाने का प्रस्ताव दिया। सवित्री ने कहा कि उस पुलिस गाड़ी नहीं चाहिए। वो चाहती है कि वो विक्रम सिंह को गिरफ्तार करें। इंस्पेक्टर सलूंखे ने भारी। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई सबूत नहीं है कि ये विक्रम ने किया है। उन्होंने समझाया कि ठाकुर परिवार के पास अभी भी वकील हैं। अगर उन्होंने बिना पक्के सबूत के विक्रम को उठाया तो वो 2 घंटे में बाहर आ जाएगा और पुलिस पर उल्टा केस हो जाएगा। उन्हें सबूत चाहिए। सवित्री ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने पूछा कि क्या सबूत के लिए उन्हें घर के जलने का इंतजार करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर ने नजरें झुका ली। सवित्री अपनी औरतों के साथ बाहर आ गई। वो डरी हुई थी, लेकिन किसी ने अपना सामान नहीं बांधा। उस रात सवित्री सोई नहीं। वो सामने वाले बरामदे में एक दरत नुकीला हथियार अपनी गोद में लेकर बैठी रही, पहरा देते हुए। ईशा उसके बगल में एक भारी डंडा लेकर बैठी थी। एक एक करके बाकी औरतें भी बाहर आ गई और उनके साथ बैठ गई। सुधा आश्रय के चारों तरफ एक इंसानी दीवार बनाकर। पहाड़ से ठंडी हवा चल रही थी और काले आसमान में तारे चमक रहे थे। काली घाटी के सन्नाटे में सवित्री जानती थी कि ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अब वो अकेली नहीं है। और तभी अंधेरे में यूं से रास्ते से गाड़ी के इंजन की गराज सुनाई दी। आवाज तेज होती गई। सवित्री खड़ी हो गई, दर्द को कसकर पकड़े हुए। औरतें भी खड़ी हो गई और घर के सामने एक लाइन में एक दूसरे की बाजुओं में बाजू डालकर खड़ी हो गई। ईशा अपनी मां के बिल्कुल पास थी। जुदवा बच्चे हाथों में पत्थर लेकर बाहर आ गए। यहां तक कि तेजास, जो 6 साल का था, वो भी लकड़ी का एक टुकड़ा पकड़े हुए था। पेड़ों के पीछे से 3 बोलेरो गाड़ियां निकली। वो घर के ठीक सामने रुकी। उनकी तेज हेडलाइट्स ने औरतों की आंखों को चुंधिया दिया। दरवाजे खुले और 7 आदमी बाहर निकले। विक्रम सिंह सबसे आगे था। हाथ में कांच की एक बोतल थी जिसके मुंह पर कपड़ा ठूसा हुआ था। उसे पेट्रोल की बू आ रही थी। वो चिल्लाया कि ये उनका आखिरी मौका है। उसने सवित्री से कहा कि वो सीधे तरीके से निकाल जाए, वरना वो उसे घसीट कर बाहर निकालेगा। सवित्री ने ऐसी आवाज में जवाब दिया जो बिल्कुल नहीं कान पी।
उसने कहा कि घर उसका है और वो कहीं नहीं जा रही। विक्रम हंसा, एक ठंडी आवाज जिसमें कोई हंसी नहीं थी। उसने कहा कि वो घर कभी उसका नहीं था। उसने दावा किया कि उसके भाई ने रेहम खाकर उसे रहने दिया था, लेकिन अब वो रेहम खत्म हो गया है। उसने कहा कि वो अब उसका है और अगर वो 5 सेकंड में नहीं निकली तो वो यूसे उसके साथ ही जला देगा। सवित्री ने उस कोशिश करने को कहा, लेकिन उसने चेतावनी दी कि इस बार वो बच नहीं पाएगा। उसने कहा कि पूरा गांव जानता है कि वो यहां है और पुलिस भी। विक्रम ने इधर उधर देखा। उसके आदमी घबराए हुए लग रहे थे। उनमें से एक जो दुबला पतला था, उसने विक्रम से कहा कि उन्हें चलना चाहिए, मामला बिगड़ सकता है। विक्रम ने उसे चुप रहने को कहा। उसने बोतल उठाई और लाइटर से कपड़े में आग लगा दी। आग भड़क उठी। सवित्री अपनी जगह से हिली नहीं और 3 पीछे नहीं हटी। और तभी ट्रकों के पीछे वाले रास्ते से और गाड़ियों के आने की आवाज आई और नीली बत्तियां पेड़ों पर चमकने लगी। 3 पुलिस जीप तेजी से आई और रास्ता रोककर खड़ी हो गई। 6 पुलिस वाले टॉर्च और बंदूक लेकर कूदे। सबसे आगे इंस्पेक्टर सलूंखे थे और उनके पीछे जज मीरा देशमुख। जज ने एक तेज और काटने वाली आवाज में बात की। उन्होंने विक्रम सिंह को बोतल नीचे गिराने का हुक्म दिया, वरना उसे जानलेवा हमले की कोशिश के लिए गोली मार दी जाएगी। विक्रम सुन पड़ गया। बोतल उसके हाथ में जल रही थी। पुलिस ने अपनी लाइट्स उस पर डाल रखी थी। वो चिल्लाया कि ये उसकी जमीन है, उसे यहां होने का हक है। जज रोशनी में आए, अपने बग से एक कागज निकालते हुए। उन्होंने कहा कि उसके पास कोई हक नहीं है। उन्होंने एक अदालत का आदेश ऊपर उठाया जिसमें सवित्री देवी को उस घर और आसपास की जमीन का इकलौता मालिक माना गया था, और ये ऑर्डर 3 दिन पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पास किया था। उन्होंने यूज चेतावनी दी कि अगर वो तुरंत पीछे नहीं हटा तो यूज गैर कानूनी कब्जा, आतंकी धमकी और हत्या की कोशिश के लिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विक्रम ने कागज को देखा, फिर पुलिस को, फिर सवित्री को। उसका चेहरा गुस्से से तना हुआ था। वो चिल्लाया कि ये नाइंसाफी है, उसके परिवार ने ये घर बनाया था। जज ने लोहे जैसी आवाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उसके परिवार ने एक औरत को वहां कैद किया और यूस मरने के लिए छोड़ दिया और फिर दूसरों के साथ भी वही करने की कोशिश की। उन्होंने यूस कहा कि वो इंसाफ की बात ना करे, क्योंकि यूस इसका मतलब भी नहीं पता। विक्रम ने अपने दांत भींचे। एक पल के लिए लगा कि वो बॉम्ब फेंक ही देगा, लेकिन फिर उसके एक आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि यह बेकार है। विक्रम ने गुस्से में बोतल को मिट्टी में पटक दिया। आग बुझ गई। पुलिस वालों ने दौड़कर उसे हथकड़ी लगा दी। उसने विरोध नहीं किया, लेकिन उसकी आंखें सवित्री पर नफरत से जामी थी। वो फुसफुसाया कि ये यहां खत्म नहीं हुआ। सवित्री ने वापस उसे देखा। उसने कहा कि उसके लिए यह खत्म हो चुका है। पुलिस की गाड़ियां विक्रम और उसके 2 आदमियों को लेकर चली गई। बाकी पैदल भाग गए। पहाड़ी पर फिर से शांति छा गई। जज मीरा देशमुख सवित्री के पास गई और यूस वो कागज पकड़ा दिया। उन्होंने उसे संभाल कर रखने को कहा। उन्होंने कहा कि ये उसका है और कोई यूसे इसे छीन नहीं सकता। सवित्री ने कांपते हुए हाथों से वो कागज लिया। उसने उसे धुंधली आंखों से धीरे धीरे पढ़ा। वहां उसका नाम था, सवित्री देवी, कानूनी मालिक। उसने धीरे से जज का शुक्रिया अदा किया। जज गर्माहट से मुस्कुराई। उन्होंने सवित्री से कहा कि मुश्किल काम उसने किया है, कानून ने तो बस अपना फर्ज निभाया है। उन्होंने विदा ली। पुलिस की गाड़ियां चली गई और जब आखिरी गाड़ी की आवाज बंद हुई तो सुधा आश्रय की औरतें खुशी से झूम उठी। वो गले मिली, वो रोई, वो हंसी। ऐशा अपनी मां से इतने जोर से लिपटी कि वो गिरते गिरते बची। जुड़वा बच्चे जीत की खुशी में चिल्ला रहे थे। तेजास खरगोश की तरह कूद रहा था। सवित्री ने सबको गले लगाया एक एक करके। फिर उसने सबको नए कमरे में इकट्ठा किया, नई छत के नीचे, उस आग के पास जो चूल्हे में जल रही थी। वो भारी आवाज में बोली। उसने कहा कि ये घर सिर्फ उसका नहीं है, ये उन सबका है। ये सुधा का है, जिसने सबसे पहले लड़ाई की। ये उन औरतों का है जिन्होंने रुकने की हिम्मत दिखाई, और ये उन सभी औरतों का है जो बाद में आएंगी। उसने वादा किया कि इस घर में कोई भी कभी अकेले नहीं तड़पेगा, कोई भी कभी भुलाया नहीं जाएगा। औरतों ने तालियां बजाई, कुछ रोई, कुछ मुस्कुराई। सबने लंबे वक्त बाद खुद को सुरक्षित महसूस किया। आने वाले महीने काम और तरक्की से भरे थे। सुधा आश्रय जिंदगी से भर गया और औरतें आई। कुछ हफ्ते रहीं, कुछ महीने, कुछ तब चली गई जब उन्हें नौकरी मिल गई या उन्होंने अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर ली। लेकिन वो सब अपने पीछे कुछ छोड़ गई।
एक कहानी, एक सबक, उम्मीद का एक बीज। सवित्री ने उस गुप्त सुरंग को एक छोटे म्यूजियम में बदल दिया। दीवारों पर उसने सुधा के लिखे हुए संदेशों को शीशे के पीछे सुरक्षित कर दिया। बीच में एक लकड़ी के स्टैंड पर उसने वो लोहे का संदूक और असली कागज रखे। जो भी औरत वहां आती वो उन्हें पढ़ सकती थी, जान सकती थी कि वो अकेली नहीं है, कि दूसरों ने पहले भी लड़ाई की है और इंसाफ चाहे देर से मिले मुमकिन है। एशा ने स्कूल खत्म किया और उन औरतों को पढ़ाना शुरू किया जो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। जुड़वा बच्चों ने बढ़ाई का काम सीखा और गांव में बेचने के लिए फर्नीचर बनाने लगे। तेजास, जो अब 7 साल का था, मुर्गियों और सब्जियों के बगीचे की देखभाल करता था। पाथरी गांव भी बदल गया। सुधा आश्रय एक मिसाल बन गया। लोग गर्व से इसका जिक्र करते थे। दुकानदार रशानदान करते थे। मंदिर वालों ने चंदा इकट्ठा किया और गांवों की औरतें जो पहले चुप रहती थी अब बोलने लगी और एक दूसरे का साथ देने लगी। मुकदमे के 1 साल बाद सवित्री को एक खत मिला। ये राधा का था, वही गवाह। उसने लिखा था कि उसने हिमाचल में एक ऐसा ही घर खोला है और दूसरी औरतें भी ऐसा ही कर रही हैं। वो बीज जो सुधा ने अपने दर्द से बोया था और जिसे सवित्री ने अपनी हिम्मत से सिंचा था, वो अब पूरे देश में उग रहा था। दिसंबर की एक दोपहर जब सूरज नीले पहाड़ों के पीछे ढल रहा था, सवित्री अकेली उस मैदान तक गई जहां वो संदूक मिला था। उसके हाथ में जंगली फूल थे। उसने उन्हें उस खुदी हुई मिट्टी पर रखा और घुटनों पर बैठ गई। उसने हवा से धीरे से बात की। उसने सुधा से कहा कि वो नहीं जानती कि वो उसे सुन सकती है या नहीं, लेकिन वो चाहती है कि उस पता चले कि वो बेकार में नहीं मरी। उसने कहा कि उसका नाम जिंदा है, उसकी लड़ाई जिंदा है और उसकी वजह से आज कई औरतों के पास वो है जो उसके पास कभी नहीं था, उम्मीद। चीड़ के पेड़ों से हवा धीरे से गुजरी और सवित्री को महसूस हुआ, हालांकि वो इसे समझा नहीं सकती थी, कि सुधा शांत है। वो वापस कुतिया की तरफ चली जैसे ही शाम ढली। दरवाजे के ऊपर वो लकड़ी का बोर्ड लटक रहा था, सुधा आश्रय, और उसके ठीक नीचे छोटे अक्षरों में, जो एशा ने उसी सुबह खुदे थे, एक नई लाइन लिखी थी। जिंदगी वहां खत्म नहीं होती जहां दर्द शुरू होता है। अंदर वो रात का खाना बना रहे थे। वो हंसी बातें और एक नई आई औरत के नवजात बच्चे के रोने की आवाज सुन सकती थी। घर रोशनी, गर्माहट और जिंदगी से भरा था। सवित्री दहलीज पर रुकी और सब कुछ देखा। उसका दिल जो इतने सालों से टूटा हुआ था, आखिरकार जुड़ गया था। बच्चे दौड़कर उससे लिपट गए। तेजास ने पूछा कि क्या वो खाने के लिए तैयार है। सवित्री मुस्कुराई, अंदर कदम रखा और दरवाजा बैंड कर दिया। 33 साल में पहली बार सवित्री देवी को लगा कि वो अपने घर में है। तो दोस्तों, ये थी सवित्री देवी और सुधा की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी मुसीबत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। सोचिए, अगर सवित्री ने उस रात हार मान ली होती, अगर वो उस बर्फीली ठंड से डर गई होती या ठाकुरें की धमकी से पीछे हट गई होती, तो क्या होता? सुधा की आवाज हमेशा के लिए दब जाती और वो पापी परिवार आज भी बेखौफ होकर जुल्म कर रहा होता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सच की एक छोटी सी किरण भी उसे हराने के लिए काफी होती है। सवित्री के पास ना पैसा था, ना ताकत, ना कोई बड़ा नाम, लेकिन उसके पास सच था। और सच में वो ताकत होती है जो बड़े से बड़े महलों की नींव हिला सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े बदलाव हमेशा किसी एक इंसान की हिम्मत से ही शुरू होते हैं। जिंदगी में हम सब के सामने कभी ना कभी एक काली घटी आती है, जब लगता है कि सब रास्ते बंद हैं, जब लगता है कि दुनिया हमें भूल गई है। लेकिन याद रखिएगा, जिंदगी वहां खत्म नहीं होती जहां दर्द शुरू होता है। वहां से तो बस एक नई लादाई शुरू होती है, एक नई उम्मीद जागती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगता है कि इंसाफ की ये लादाई जरूरी थी, तो हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनिए। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और इस सफर में हमारे हम सफर बनें, ताकि हम ऐसी ही और अनोखी कहानियां आप तक लाते रहें जो आपको हिम्मत दें और जीने की नई राह दिखाएं। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अगली कहानी तक जय हिंद।